हाँ भाई प्रियांशु तुम आ गए, बाकी कहाँ रह गए? वेट करना चाहिए। हाँ भाई चलो, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा हमारा एसईओ। ठीक है, कोई क्लास मिस मत करना एसईओ की। अगली 8 से 10 12 क्लास जो भी है वो मिस मत करना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग का। वो कहाँ रह गया दिशार? चलो सब आ गए, स्टार्ट करते हैं एसईओ से। ठीक है, सबसे पहले चीज़ों को समझो कि एसईओ एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, और एसईओ करना क्यों वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है। जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तुम्हारी, तब तक जो है एसईओ ढंग से नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक मिनट। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से समझो एसईओ एक्चुअली में क्या होता है। देखो,
SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है और ये क्यों हमारी वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अब अगर हम बात करें वेबसाइट की, ठीक है, एक कंसेप्ट समझाऊंगा, उसको समझ लो। तुम्हारा एसईओ, जब तक उस चीज़ को नहीं समझोगे तब तक तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखो, हमारी वेबसाइट एक्चुअल में रैंक कैसे होती है, पहले उस कंसेप्ट को समझो। देखो, हमारी वेबसाइट को रैंक कौन देता है? अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि हमारी वेबसाइट को एक्चुअली में रैंक कौन देता है? सर्च इंजन। हम्म। सर्च इंजन। अरे सर्च इंजन तो देता है, बट एक्चुअल में किस जो बिहाफ पे वो उसके हमें रैंक देता है? कौन आता है जो हमारी वेबसाइट को देखता है और रैंक देता है? यूजर्स, यही उसके कंसेप्ट, कंटेंट्स वगैरह। यही कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना। देखो, होता क्या है, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, सपोज करो ये मेरी वेबसाइट है। अब मेरी वेबसाइट को रीड करने के लिए गूगल अपने कुछ बॉट्स भेजता है। क्या भेजता है? बॉट्स। बॉट्स कह लो या फिर प्रोग्राम कह लो, ठीक है। ये बॉट्स और ये प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है। अब ये हमारी वेबसाइट पे आते कैसे हैं? देखो, वेबसाइट पे आने के तीन तरीके हैं। एक तो तरीका है कि सेल्फ, यानी कि वो खुद ढूंढते ढूंढते तुम्हारी वेबसाइट पे पहुंच गया, ठीक है। इसको म्यूट करो जिसके वहां से शोर आ रहा है, इसको समझो ध्यान से। एक तो हो गया सेल्फ, यानी कि वो खुद से तुम्हारी वेबसाइट पे आ जाएगा। कौन? गूगल का बॉट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे तुम जो है साइट मैप जनरेट करते हो, ठीक है। वो हम एसईओ में सीखेंगे साइट मैप होता है क्या। हम यहाँ पे साइट मैप जनरेट करते हैं और साइट मैप जनरेट करके गूगल के उस बॉट को या प्रोग्राम को इनविटेशन देते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पे आ जा। तीसरी चीज, बैकलिंक के थ्रू, जो कि हम एसईओ के अंदर ही सीखने वाले हैं, ठीक है, कि बैकलिंक्स के थ्रू भी जो गूगल का बॉट है वो हमारी वेबसाइट पे आता है। तो याद रखो, ये तीन तरीके हैं जिन तरीकों से जो गूगल का बॉट है वो हमारी वेबसाइट पे आता है, ठीक है। अब गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे, देखो, क्योंकि हमारी वेबसाइट को रैंक कौन दे रहा है? गूगल का बॉट दे रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि गूगल के बॉट का हमारी वेबसाइट पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब याद रखो, एक वर्ड बोलूंगा, उसको ध्यान से सुनना। जब भी गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से आए, इन तीनों में से कोई सा भी तरीका हो। एक सेल्फ है, सेल्फ एक ऐसा तरीका है कि भाई तुम्हें नहीं पता कि वो खुद से तुम्हारी वेबसाइट पे कब आएगा। हो सकता है 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल 4 साल बाद, हो सकता है कल ही आ जाए तुम्हारी वेबसाइट पे। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। बट सेल्फ का मतलब ये है वो कभी भी आ सकता है, हमें नहीं पता। दूसरे तरीके ऐसे हैं जिनसे हम बुलाते हैं, 2-3 दिन में या एक आधा दिन में ही हमारी वेबसाइट पे वो विजिट कर लेता है, ठीक है। तो हम सेल्फ के भरोसे नहीं बैठे रहते कि भैया वो खुद हमारी वेबसाइट पे आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। हमें उसको इनविटेशन देना पड़ता है या कुछ अलग तरीके से उसको बैकलिंक के थ्रू बुलाना पड़ता है, ठीक है। ध्यान से सुनो इस वर्ड को। जब भी कोई गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आता है, चाहे वो कहीं से भी आए, और वो तुम्हारी वेबसाइट को क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, ठीक है। तो अगर गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट को रीड कर रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉलिंग। क्या कहते हैं? क्रॉलिंग। दैट मीन्स कि गूगल का बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आया और तुम्हारी वेबसाइट को वो रीड कर रहा है। दैट मीन्स कि वो तुम्हारी वेबसाइट को क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो क्रॉलिंग करने की कोशिश कर रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्ड बार बार मैं यूज़ करूंगा, क्रॉलिंग करना, क्रॉलिंग करना, क्रॉलिंग करना। तो समझ जाना, क्रॉलिंग करना अगर मैंने बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि गूगल हमारी वेबसाइट को रीड कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये समझो कि क्रॉलिंग जब होती है, ठीक है, तो गूगल का अपना एक क्रॉलिंग का एक बजट होता है, ठीक है। भाई देखो, गूगल अपने रिसोर्सेज निकाल के तुम्हारी वेबसाइट पे उसको भेज रहा है अपने बॉट को, तो उसका कुछ पैसा भी तो खर्च हो रहा है। तो हर वेबसाइट का एक क्रॉलिंग बजट होता है, ये वो अपने अकॉर्डिंगली उसको डिसाइड करता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि भाई देखो, सीधी सी बात है, हमारी वेबसाइट जो है, ये जो बॉट है, इसको ना सिर्फ प्रोग्रामिंग समझ में आती है। क्या समझ में आती है? प्रोग्रामिंग। दैट मीन्स कि जो हमारी वेबसाइट का बैकएंड है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि बैकएंड क्या होता है। किसको नहीं पता कि बैकएंड क्या होता है, पहले ये बताओ। सिर्फ बैकएंड वही ना, जो मतलब कैसे डिजाइन किया गया है, बैकएंड में क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, कैसे कैसे परफॉर्म करेगा। नो, अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट का बैकएंड क्या होता है।
सपोज करो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का फ्रंट एंड हो गया। अब मुझे इसका बैक एंड देखना है तो मैं विजिबल क्या, नहीं है सर आपकी स्क्रीन, मतलब बस यही आ रहा है, वेबसाइट नहीं दिख रही आपकी। अभी दिख रही है? हाँ अब दिख रही है। सपोज करो ये वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का फ्रंट एंड है। अब मैं कंट्रोल यू दबाऊंगा तो कंट्रोल यू दबाते ही ये हो जाएगा मेरी वेबसाइट का बैक एंड ओपन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, बैकएंड। और गूगल का जो बॉट है वो कभी भी तुम्हारे इस फ्रंट एंड पे नहीं आता, वो हमेशा इस पे आता है। क्यों? क्योंकि उसको यही लैंग्वेज समझ में आती है। वो इस इमेज को देख के नहीं उसको समझ में आएगा कि क्या लिखा है, इस कंटेंट को पढ़ देख के नहीं उसको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। वो आपकी वेबसाइट को यहाँ से रीड करेगा क्योंकि उसको यही समझ में आती है। क्योंकि वो क्या है, बॉट है। ठीक है, एक तरीके का रोबोट ही तो है भाई। रोबोट क्या क्या कोई अपना दिमाग होता है क्या? रोबोट के माइंड में तो जो हमने डाल दिया वही उसको समझ में आता है। एक रोबोट को सामने खड़ा कर दो, उसके माइंड में डाल दो किसी को थप्पड़ मारना जो है अच्छी बात होती है, कोई गुनाह नहीं है, वो तो बजाते रहेगा सबको। क्यों? क्योंकि मैंने उसके माइंड में ये चीज़ फीड कर दी है। तो गूगल को तो बॉट तो होते हैं, उनके माइंड में जो चीज़ फीड हो गई उनको वही समझ में आता है। ठीक है, तो उनके माइंड जो बॉट्स होते हैं उनको क्या है, कोडिंग्स वगैरह ही बताई जाती है। ठीक है, इसीलिए वो कोडिंग्स को ही समझता है, वो कभी भी इसको नहीं समझता। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? अब देखो, अब क्या होता क्या है कि भैया गूगल का जो बॉट है वो तुम्हारी वेबसाइट पे आता है और तुम्हारी वेबसाइट को क्या करता है, क्रॉल करता है। दैट मीन्स कि तुम्हारी वेबसाइट को रीड करता है। ठीक है, तो अब रीड करने के बाद जब वो तुम्हारी वेबसाइट को रीड कर लेता है तो रीड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, गूगल का अपना ना एक वो होता है, सर्वर है, वेब स्पेस है गूगल का अपना। क्या है? अपना एक वेब वेब स्पेस है। स्पेस। अब इस वेब स्पेस में क्या होता है, इसने गूगल ने क्या कर रखा है, अलग अलग कैटेगरी से क्या कर रखी है, अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है। जैसे सपोज करो हेल्थ से रिलेटेड एक अलग कैटेगरी बना दी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक अलग कैटेगरी बना दी, रियल स्टेट से रिलेटेड एक अलग कैटेगरी, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक अलग कैटेगरी बना दी, ठीक है, लॉ से रिलेटेड एक अलग कैटेगरी। मतलब कि इसने क्या करा है कि जो इसका सर्वर होता है इसमें इसने क्या कर रखा है, कैटेगरीज बना रखी है अपनी अलग अलग। ठीक है, तो इसने क्या कर रखा है, अपनी अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है। तो अब भाई गूगल का जो बॉट है वो तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा और तुम्हारी वेबसाइट के कंटेंट को रीड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसे पता चल जानी है कि भैया तुम्हारी वेबसाइट किस कैटेगरी कैटेगरी से में है। रिलेटेड है। सपोज करो उसने तुम्हारा कंटेंट पढ़ा, उसने देखा ये तो डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट है, वो क्या करेगा, तुम्हारी वेबसाइट को उठा के कहाँ डाल देगा, अपने वेब सर्वर के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का जो उसका कैटेगरी होगी वो वहां पे जाके उसको क्या कर देगा, सेव कर देगा। अब याद रखो एक एक और वर्ड मैं बोल रहा हूँ, इंडेक्सिंग। क्या? इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग। अगर गूगल ने जिस दिन तुम्हारी वेबसाइट उसने अपने डेटाबेस में सेव कर ली, ये उसका क्या है, एक तरीके का डेटाबेस है। ठीक है, जिस दिन उसने तुम्हारी वेबसाइट अपनी डेटाबेस पे सेव कर ली, किसी भी जिसकी कैटेगरी की तुम्हारी वेबसाइट है, उस दिन समझ लो तुम्हारी वेबसाइट क्या हो गई है, इंडेक्स हो गई है। क्या हो गई है? इंडेक्स। इंडेक्स हो गई है। ठीक है, तो ये दो वर्ड हमेशा याद रखना, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। क्रॉलिंग का मतलब कि तुम्हारी वेबसाइट को रीड कर रहा है, क्रॉल कर रहा है। बट जब वो तुम्हारी वेबसाइट को समझ जाता है और तुम्हारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में जिस दिन उसने ऐड कर लिया, तुम्हारी वेबसाइट क्या हो गई, इंडेक्स हो गई। ठीक है, तो ये दो वर्ड मैं बार बार बोलूंगा, इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, तो तुम्हें ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज, जैसे हम्म मान लीजिए मैंने ये बना लिया, ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड डोमेन हम्म वगैरह खरीद हम्म लिया, और उसमें मैं कंटेंट डाल रहा हूँ हेल्थ से रिलेटेड, तो इससे हम्म क्या फर्क पड़ेगा वेबसाइट पे, वो क्या समझेगा ट्रॉलर? मतलब? जैसे मान लीजिए यही एक, जैसे मान लीजिए आपका ही जो वेबसाइट है ब्रांडिंग एक्सपर्ट, और हाँ, इसमें आप मतलब हेल्थ से रिलेटेड आप डाल रहे हैं, तो तो भाई इससे वो क्या समझेगा? नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ना, वो डोमेन तुम्हारा कुछ और बता रहा है और तुम्हारा कंटेंट कुछ और बता रहा है, तो वो तुमको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा कि भैया तुम्हारे डोमेन से तुम्हारा कंटेंट मैच नहीं खा रहा। इसलिए तो बोलता कि डोमेन हमेशा सोच समझ के लेना चाहिए। हम कभी भी अगर हेल्थ इंडस्ट्री का की वेबसाइट बना रहे हो तो हेल्थ इंडस्ट्री से मिलता जुलता डोमेन अपने को लेना है। यहाँ पे गूगल के बॉट को कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, गूगल कंफ्यूज हो रहा है कि तुम्हारा डोमेन तो कुछ कह रहा है और तुम्हारा कंटेंट कुछ कह रहा है। ठीक है, एक चीज याद अच्छा। रखो, वो गूगल का बॉट है। ठीक है, वो तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा, हो सकता है वेबसाइट के एक ही पेज को क्रॉल करे, हो सकता है वेबसाइट के दो पेज को क्रॉल करे, या हो सकता है पूरी वेबसाइट को क्रॉल करे।
ये डिपेंड करेगा तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, वो गूगल का बॉट है, उसको जहाँ दिक्कत आएगी वो तो वहीं से तुम्हारी वेबसाइट को छोड़ के चले जाएगा। अगर मैं तुमको एक कंटेंट दिखाऊं जो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या तुम्हें समझ में आएगा? नहीं। हम्म, क्या तुम उस पर अपना टाइम वेस्ट करोगे, पढ़ मतलब कोशिश करोगे उसको पढ़ने की? नहीं। सेम उसी तरीके से गूगल का भी एक क्रॉलिंग का बजट होता है, उस बजट के अंदर अंदर उसको पूरी वेबसाइट क्रॉल करनी पड़ती है। अगर उसको कंटेंट सही नहीं मिल रहा है तो वो अपने बॉट को वापस बुला लेता है, और तुम्हारी वेबसाइट पे वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो गूगल के बॉट को हमेशा कुछ ना कुछ नया कंटेंट की वो मतलब कि वो इंटरनेट पे घूमता रहता है कुछ ना कुछ नया कंटेंट ढूंढने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मान लो किसी बंदे ने क्वेरी कर दी। ठीक है, अब उसने यहाँ पे डाल दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब वो क्या करेगा, वो अपने डेटाबेस के अंदर आएगा और डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में आएगा, और जो भी यूजर ने क्वेरी करी होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको जो भी सही लगेगा उसके अकॉर्डिंगली वो गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे क्या करेगा, एक रैंकिंग दे देगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से फिर वो यूजर को क्या दिखाना शुरू कर देता है, रैंकिंग दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है तुम्हारी वेबसाइट के 10 पेज हैं, बट तुम्हारी वेबसाइट के सिर्फ 5 ही पेज जो हैं वो इंडेक्स में 5 रह गए हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी वेबसाइट के सारे पेज ही इंडेक्स हो जाएंगे, हो सकता है 2 पेज इंडेक्स हो गए, 2 रह भी गए हों। ठीक है, अच्छा। तो ये टोटली बात की चीज़ें हैं, बट फिलहाल के लिए समझो कि इतना समझ में आया कि क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग किसे बोलते हैं। हाँ सर। क्रॉलिंग मतलब आपके वो कंटेंट को रीड कर रहा है, कुछ नया हाँ, मिला वो रीड कर रहा है, और इंडेक्सिंग मतलब वो कैटेगराइज कर रहा है कि कहाँ से सेव बेसिकली करना इतना है समझो कि अपने इंडेक्सिंग पास। का मतलब ये होता है कि उसका जो डेटाबेस है वहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट है। हाँ। अब ये पता कैसे चलेगा कि भैया तुम्हारे इसके डेटाबेस में तुम्हारी वेबसाइट है कि नहीं है? सिंपल सा तरीका है, अगर गूगल पे कुछ वर्ड सर्च करने से तुम्हारी वेबसाइट अगर गूगल पे दिखाई दे रही है, डजेंट मैटर वो चाहे 100वें नंबर पे दिखाई दे रही हो, दैट मीन्स कि तुम्हारी वेबसाइट क्या हो चुकी है, इंडेक्स हो चुकी है। ठीक है, इंडेक्स होने का मतलब ये है कि सर्च रिजल्ट पे दिखाई दे रही है। एक देखो तुम्हारी वेबसाइट दो तरीके से ओपन हो सकती है, या तो तुम डायरेक्ट डोमेन नेम डाल दो, ठीक है, हम्म। और दूसरा तरीका ये हुआ कि तुमने गूगल पे कुछ कीवर्ड डाला और वहां पे जो है ऑर्गेनिक तरीके से तुम दिखाई दे रहे हो। हम्म। मैटर नहीं करता कि तुम्हारी उस समय रैंक क्या है, रैंक तुम्हारी 1000 भी हो सकती है, बट क्या तुम ऑर्गेनिक तरीके से दिखाई दे रहे हो? अगर हाँ तो दैट मीन्स कि तुम्हारी वेबसाइट क्या हो चुकी है, इंडेक्स हो चुकी है। ठीक है, यस। अभी और आगे चलते रहेंगे, चीज़ें ना धीरे 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 क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तो अब समझ में आया कि हम एसईओ क्यों करते हैं। हम एसईओ इसलिए करते हैं ताकि गूगल के बॉट को हमारी वेबसाइट एक ही बारी में समझ में आ जाए। देखो, उसको समझ में आएगी तो अपने डेटाबेस में डालेगा, डेटाबेस में डालेगा तो तुम्हें रैंक भी दे देगा। अगर उसको तुम्हारी वेबसाइट ही समझ में नहीं आ रही तो वो तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट को अपने डेटाबेस में नहीं डालना। अब एक बात बताओ कि जो चीज़ तुम्हारे दिमाग के डेटाबेस में है ही नहीं, उस चीज़ को तुम रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तुम्हें कोडिंग नहीं आती, और मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे को क्या कहते हैं यहाँ पे कोडिंग करके दिखाओ, तो तुम क्या करके दिखा सकते हो कोडिंग? जो तुम्हारे माइंड का डेटाबेस है उसमें कोडिंग है ही नहीं, तुमने कभी सीखी नहीं है। अगर अब कोई तुमको बोले कि भैया वेबसाइट बना दो तो तुम बना दोगे, क्योंकि तुम्हारे डेटाबेस में घुस चुका है वेबसाइट कैसे बनती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि एसईओ करने का पर्पस यही होता है कि एसईओ में हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को इतनी एसईओ फ्रेंडली बना देते हैं कि गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे और वो आसानी से हमारी वेबसाइट को रीड कर ले। समझ रहे हो? वो हमारी वेबसाइट को आसानी से रीड कर ले, इसीलिए हमको अपनी वेबसाइट पे एसईओ परफॉर्म करना होता है। तो एसईओ के अंदर जो है हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो वाइट हैट एसईओ, एक होता है ब्लैक हैट एसईओ, और एक होता है ग्रे हैट एसईओ। ठीक है, वाइट हैट एसईओ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम टोटली ऑर्गेनिक तरीके से जो है काम करते हैं। ब्लैक हैट में क्या आता है, नॉन ऑर्गेनिक तरीका आता है। ठीक है, और ग्रे हैट क्या है, वाइट हैट प्लस ब्लैक हैट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अभी जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे वाइट हैट एसईओ। ठीक है, कि ऑर्गेनिक तरीके से वाइट हैट तरीके से किस तरीके से हम लोग जो है अपना ऑर्गेनिकली जो है सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिकली किस तरीके से वेबसाइट को रैंक किया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब वाइट हैट एसईओ के अंदर देखो 3 तरीके होते हैं। एक होता है आपका
ऑन पेज एसईओ, एक होता है आपका ऑफ पेज एसईओ, एक होता है आपका टेक्निकल एसईओ। ठीक है, देखो ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम वेबसाइट के ऑन पेज के ऊपर काम करते हैं। ऑन पेज का मतलब क्या, कि जो हमारी वेबसाइट है उसके अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर काम करते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी आती है हम उसके ऊपर काम करते हैं। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या है, हम यहाँ पे बैकलिंक जनरेट करते हैं, मतलब कि दूसरी वेबसाइटों पे जाके, मतलब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पे कुछ नहीं करते। ऑफ पेज, ऑफ पेज से समझ में आ रहा है कि अपनी वेबसाइट से हट के दूसरी वेबसाइटों पे काम करते हैं। टेक्निकल एसईओ, वेबसाइट के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, ठीक करते हैं। अगर ये तीनों चीजें तुमने ठीक कर ली, वेबसाइट अपने आप रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो यही तीन चीजें हैं एक एसईओ के अंदर जो मेन पार्ट है एसईओ का, जो हम पूरा सीखने वाले हैं। सर टेक्निकल एसईओ में क्या क्या आता है? बताऊंगा ना अब इसके अंदर कुछ एक्टिविटी हम करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, और उन एक्टिविटी को हमें क्या करना है, देखो कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो गूगल की अपनी गाइडलाइन है, हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गूगल चलना है। हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे कुछ 20-25 हमारी एक्टिविटी होंगी। उन एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट पे सही है कि गलत है। अगर हमारी चीज़ में वो चीज़ सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो हमें उसे क्या करना है, ठीक करना है। ठीक है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ठीक करना है। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी वेबसाइट के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है, ऑन पेज की रिपोर्ट, कि हाँ ऑन पेज के अकॉर्डिंगली हमारी वेबसाइट में किन किन चीज़ों में दिक्कतें हैं, और वो रिपोर्ट हम लेके किसको देते हैं, डेवलपर को देते हैं। देखो बेसिकली डेवलपर का ही काम होता है ये सारी चीज़ें करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम्हारी एक होती है कोडिंग और एक होती है वर्डप्रेस की वेबसाइट। ठीक है, तो कोई भी एरर आ रहा है, अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसमें तो हम ठीक कर लेंगे क्योंकि हमें वर्डप्रेस करना आता है। बट अगर कोडिंग की वेबसाइट है तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एरर निकाल के एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, और वो रिपोर्ट जो है डेवलपर को देनी है, बाकी काम डेवलपर का है। ठीक है, क्योंकि हमें कोडिंग तो नहीं आती, तो हम कोडिंग की वेबसाइट पे वो चीज़ें कैसे ठीक होती है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन हाँ वर्डप्रेस की वेबसाइट में वो चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं वो हम यहाँ पे ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं, किसकी, अपनी वेबसाइट की ऑन पेज रिपोर्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप लोगों को जो है वेबसाइट में यहाँ पे देता हूँ sdta.in। ठीक है, इसमें अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो आपको बहुत सारी ना एरर्स वगैरह भी इसके अंदर मिल जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, SDTA की एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ऑन पेज रिपोर्ट। ठीक है, ऑन पेज और टेक्निकल रिपोर्ट, ऑफ पेज पे हम बाद में जाएंगे। ठीक है, तुम्हें ये रिपोर्ट तैयार करनी है। अब ये रिपोर्ट तुम्हें बनानी किसमें है, ये रिपोर्ट तुम किसी पे भी बना सकते हो, तुम्हें तो वो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। तुम्हें पावर पॉइंट पे बनानी है, पावर पॉइंट पे बना लो। तुम्हें एक्सेल पे बनानी है, तुम एक्सेल पे बना लो। तुम्हें कैनवा पे बनानी है, तुम कैनवा पे बना लो। तुम्हें वर्ड पे बनानी है, MS वर्ड पे बनानी है, MS वर्ड पे बना लो। वो तुम्हारी मर्जी, कहीं पे भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। ठीक है, पहले तुम अपने अकॉर्डिंगली बनाओगे, बाद में फिर मैं तुम्हें एक सैंपल दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनाई जाती है। पहले तुम अपने तरीके से बनाओ, कोई यहाँ पे मार्क्स नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे। ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है, तुम कैसे भी बना लो। बस हमें मेन काम होता है कि डेवलपर को चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो डेवलपर को चीज़ें समझ में आ जाए, हमें उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम करना होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज से स्टार्ट करने वाले हैं एसईओ। एंड यहाँ पे देखो जो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे रहेगा, हम लोग टेक्निकल एसईओ पे करेंगे थोड़ा सा ना। पहले हम टेक्निकल एसईओ देखेंगे कि किस तरीके से टेक्निकल एसईओ होता है और किस तरीके से चीज़ें होती हैं। देखो अब एक रिपोर्ट तुम तैयार करने जाओगे अब। ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करने जाओगे। ठीक है, तो उस रिपोर्ट में सबसे पहले तो चलो देखो ये दो चार चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं वो देख लो कि किस तरीके से होती हैं।
देखो, अब कुछ दो चार चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ, दो तीन चीज़ें छोटी मोटी, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ। अब देखो, तुम्हें ये पता करना है कि कोई भी वेबसाइट जो है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट पे क्रॉलर लास्ट विजिट करके कब गया था, तुम्हें ये पता करना है। जैसे सपोज करो यही मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट का पेज है, तुम्हें पता करना है कि इस पेज पे जो गूगल का बॉट है वो लास्ट कब आ चुका है, कब आया है। ऐसा नहीं है गूगल का बॉट एक बार आता है तो चले जाता है, वो दोबारा नहीं आता, वो उसका जब मन करे, वो जितनी बार मन करे वो वापस आएगा, ठीक है। अब अगर तुम्हें ये चेक करना है इस पेज के ऊपर लास्ट गूगल का बॉट कब आया था, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो ये एच है ना, एच से पहले तुम्हें यहाँ पे लगाना है कैशे, CACHE और डबल डॉट, ठीक है, कैशे। और ये तुमने डबल डॉट लगाना और यहाँ पे करना तुम उसको एंटर, ठीक है। जैसे ही तुम एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिस इज गूगल कैशे, ठीक है, इट इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज, ठीक है, एज इट अपीयर्ड ऑन 24 अक्टूबर 6:46। मतलब कि 24 तारीख को 6:46 पे जो है गूगल का बॉट मेरी वेबसाइट पे विजिट करके गया है, देख रहे हो। अब फटाफट से मुझे तीनों SDTA की वेबसाइट पे जाके बताओ। देखो, देख के बताओ मुझे। सर इस पे आ नहीं रहा, अगर मैं ये कर रहा हूँ तो SDTA पे क्या नहीं आ रहा? कैशे वाला डेट वगैरह कुछ क्या दिखा रहा है? कुछ दिखा ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दिखा तो रहा है। वो ना बहुत बहुत जल्दी निकल रहा है, मतलब कि ना एक कुछ सेकंड के लिए दिखा रहा है, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए, कई 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 वेबसाइटों में होती है दिक्कत, कैशे की दिक्कत होती है कि बहुत सेकंड, देखो सेकंड में दिखाएगा यहाँ पे, देखना, तुम्हें देखना पड़ेगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले लेना। दिखा रहा है लेकिन बहुत स्पीड में दिखा रहा है, ठीक है। अब यहीं पे देखो एक चीज़ और, अब सपोज करो कि कोई वेबसाइट है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि इस वेबसाइट के कितने पेज जो हैं वो इंडेक्स हो चुके हैं, क्या हो रखे हैं, इंडेक्स हो चुके हैं। तो इंडेक्स चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिंपली वही HTTPS है, उससे पहले तुम्हें लगाना पड़ेगा साइट, SITCE, साइट, साइट और ये डबल कॉलन और एंटर मारना है, ठीक है। तो जैसे ही साइट एंड कॉलन दबाओगे तो तुम यहाँ पे देखोगे ना, तब मेरी वेबसाइट के कुछ पेजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पेज क्या हैं, गूगल पे इंडेक्स में है, इंडेक्स्ड। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 पेज जो हैं वो क्या हो रखे हैं, इंडेक्स हो रखे है ना। एक तो मेरी क्या कहते हैं वेबसाइट का होम पेज ही है, दूसरा क्या है, मेरे ब्लॉग का पेज है, अबाउट अस का पेज है, ठीक है।
ये कोई अनऑथराइज कैटेगरी, ये देख लेते हैं क्या है, ये वो है शायद ब्लॉग है। ये ब्लॉग है, हाउ टू, ठीक है, ब्लॉग वाला पेज है ये। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है। ठीक है, तो ये पेज जो है इंडेक्स हो रखा है, तो इस तरीके से तुम्हें इंडेक्सिंग का पता चल जाता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा सर, ये जो दिखा नहीं रहा कुछ वेबसाइट में, इसको कैसे ठीक करेंगे जो कैशे वाला है इसमें ये? अरे तो नहीं दिखा रहा, दैट मीन्स क्रॉलर आया नहीं होगा ना, हर वेबसाइट पे नहीं दिखाएगा वो आपको। जिन वेबसाइट्स पे विजिट करके गया है उसी पे दिखाएगा। अब तुम लोग अपनी वेबसाइट पे चेक करोगे, तुम्हारी वेबसाइट पे थोड़ी ना भी क्रॉलर आया है। ठीक है, सुनाओ। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अब सबसे पहले तुम्हें एस का ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि एस पे ही सारी चीज़ें तुम्हें चेक करनी है। ठीक है, अब उसकी तुम्हें एक रिपोर्ट बनानी है। अब तुम एक, या तो तुम एक्सेल ओपन कर लो, या फिर तुम वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लो, पावर पॉइंट ओपन कर लो, तुम्हें जिसमें जो कंफर्टेबल लगता है। तुम्हें कुछ नहीं आता तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड निकाल लो, उस पर कर लो। ठीक है, अब तीनों के तीनों एस की वेबसाइट को ओपन करो। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, एस की वेबसाइट पे जाके देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, देखो, क्योंकि ये ना प्रैक्टिकली मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि तुम कहीं भी किसी भी उस पर जाओगे, एस की जॉब पे जाओगे, तो सबसे पहले तुम्हें एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी एस की। अब एस की रिपोर्ट जब तैयार करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखोगे टॉप पे, जिस भी कंपनी के लिए तुम क्या कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, उसका नाम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसकी थोड़ी सी समरी लिखोगे। क्या लिखोगे, समरी। अब समरी में क्या आना है, देखो, तुम उसके अबाउट अस के पेज पे जाओ, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाओ, और सर्विसेज के पेज पे जाओ। इन तीनों पेजों पे जाके कि थोड़ा बहुत उसकी हिस्ट्री कंपनी की, जो तुम्हें वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी अबाउट के पेज पे, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या, और वो क्या क्या सर्विसेज देता है, ऐसी कुछ 5-7 लाइनों में तुम्हें लिखना है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लिखना है, शॉर्टकट में तुम्हें कुछ 5-7 लाइनों में थोड़ा सा, देखो सीधी सी बात है भाई, जब डेवलपर के पास ये रिपोर्ट जाएगी तो डेवलपर को भी तो पता होना चाहिए ना कि जिस कंपनी के लिए मैं एसईओ कर रहा हूँ वो एक्चुअली में करती क्या है। समझ में आई बात। हम सीधे रिपोर्ट उसको नहीं दिखा सकते, हम उसको दिखाएंगे भी तो सही कि भैया भाई, एक ये एक प्रेजेंट का करने का देखो तरीका होता है। अगर तुम फ्रीलैंसिंग में काम कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट तुम जॉब पे जाओगे तो तुम्हें रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो उसी तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल उस पर, कि अभी से जो है रिपोर्ट की तरह बिल्कुल वो करो, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो है रिपोर्ट को तैयार करो। क्योंकि जॉब में जाओगे तो वहाँ पे पूछेंगे ना, तो तुम नहीं बना पाओगे, तो तुम उसको यही बोलेंगे तुमने जो है ये तक नहीं सीखा कि रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाती है, तो फिर फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो एक फटाफट से एच का उठाओ वेबसाइट, और वहाँ पे जो है एक फ़ाइल ओपन करो, जो भी वर्ड पे कर रहे हो वर्ड पे करो, एक्सेल पे कर रहे हो एक्सेल पे करो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, कंपनी का नाम लिखो। ठीक है, नीचे छोटा सा लिख देना प्रेजेंटेड बाय, अपना नाम लिख देना। ठीक है भाई, कौन इस रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा 5-7 लाइनों में उसकी समरी। समरी का मैंने तुम्हें बता दिया, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और सर्विसेज के पेज पे, कि भाई कंपनी क्या है, कितनी पुरानी है, एंड किन किन चीज़ों की वो सर्विसेज देती है। स्टार्ट हो जाओ।
एक मिनट लिखना, मैं एक मिनट में।
हो क्या? लिख लिया भाई सबने? लिख रहे हैं इसे, बस 2 मिनट। लिखो, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखनी है बस। ऐसा नहीं कि कहीं तुम समरी सी वो बना के लिख दो 15-20 लाइनों की। आराम से 5-6 लाइनों में डिस्क्राइब करके छोड़ दो। ये तुम्हारी रिपोर्ट्स आगे फॉरवर्ड करूँगा, इसलिए ध्यान से बनाना।
अरे हो गया भाई, कितना लिख रहे हो भाई, 20-25 मिनट हो गए जब से। तुषार और प्रियांशु, कुछ लिख रहे हो कि ऐसे ही हो बैठे हो गया, शांति से? हो गया सर, भेजूँ आपको? भेजना नहीं है, ये तो रिपोर्ट तैयार करो, लास्ट में लूँगा जब पूरी बन जाएगी। अभी तो रखो अपने पास, इसी में चीज़ें ऐड ऑन करते रहना बस। हाँ भाई प्रियांशु तुषार, माइक ऑन करो भाई, तुम तो बिल्कुल ही साइलेंट होके बैठ जाते हो। कर रहा हूँ। तुम लोगों के कैमरे ऑन करवाने पड़ेंगे, मुझे लगता है तुम ऑन करके गायब हो लेते हो। सर ये जो वेबसाइट पे जो कैशे वाला तुरंत आके चला जा रहा है, ये ठीक नहीं होगा? भाई वो ऐसे ठीक नहीं होगा ना, कई वेबसाइटों पे कैशेस की दिक्कत होती है, तो हो जाता है। अब वो लोग अपनी वेबसाइट से कैशे डिलीट करेंगे तो दिखाई देगा। ये तुम्हारे उसमें दिक्कत नहीं आ रही, वो वेबसाइट्स में भी कैशेज आते हैं। मैं बताऊंगा अभी कैसे कैशे रिमूव होते हैं, एसईओ का ही पार्ट है। तो देखना ऐसे लिखना है ना। हम्म, ठीक है। चलो इसको तुम लोग अब लिखते रहना, अभी स्क्रीन शेयर हटाओ, इसको अभी रोक दो। आगे का जो मैं कर रहा हूँ करो, स्क्रीन शेयर मतलब इसमें कंटिन्यू करना, जब फाइनल बना लोगे ना तब मैं देखूंगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, अब हम जो है स्टार्ट करेंगे अपनी यहाँ से पहली एक्टिविटी को। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, तुमने जो भी उसके बारे में है, वेबसाइट के बारे में, वो सारी चीज़ें लिख ली। नाउ यहाँ पे अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखो
जो सबसे पहली एक्टिविटी हम यहाँ पे करने वाले हैं उसका नाम है W3C वैलिडेशन। ठीक है, W3C वैलिडेशन। ठीक है, अब देखो जो भी चीज़ें हैं पहले यहाँ पे कर लो, उसके बाद तुम क्या करो, होमवर्क होगा तुम अपनी वेबसाइट पे करोगे उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले आता है W3C वैलिडेशन। अब देखो W3C वैलिडेशन के अंदर क्या होता है, देखो हमारी जो वेबसाइट होती है ना उसके कोडिंग पार्ट में कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं जो हमें भी नहीं पता होता, क्योंकि हम डेवलपर तो हैं नहीं। तो हम क्या है, हमको तो टूल्स के थ्रू पता चल जाती है कि ये कुछ एरर्स इश्यूज जो हैं हमारी वेबसाइट पे आए हैं। देखो बहुत माइनर से इश्यूज होते हैं, बहुत माइनर से इशू होते हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे, बट डेवलपर एक सेकंड में उनको देख के समझ जाता है। आपका काम क्या है, आपका काम है उन इश्यूज को डिटेक्ट करना और उसको अपनी रिपोर्ट पे डालना, सिंपली। ठीक है, तो W3C वैलिडेशंस के अंदर क्या होता है, हमारी कोडिंग से रिलेटेड कुछ एरर वगैरह होते हैं वेबसाइट के अंदर, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उनको फिर हम ठीक करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया दो चीज़ों पे हम वेबसाइट बनती है, एक तो कोडिंग पे और एक वर्डप्रेस पे। ठीक है, तो वर्डप्रेस पे आप किसी भी चीज़ को ठीक करोगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लगइन्स हमें यूज़ करना पड़ता है, बिना प्लगइन के हम कोई भी चीज़ ठीक नहीं कर सकते। अब जो ये W3C वैलिडेशन की दिक्कत है, ये एक डेवलपर ही ठीक कर पाएगा। आप वर्डप्रेस पे इसके लिए कोई प्लगइन अभी तक तो फिलहाल नहीं बनाए कि जिस प्लगइन के थ्रू हम इसको ठीक कर सकें। ठीक है, तो फाइंड आउट कैसे करते हैं वो समझो, डेवलपर को कैसे देते हैं वो समझो। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्डप्रेस पे ये चीज़ ठीक नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वर्डप्रेस के कुछ ना कुछ छोटे मोटे ड्रॉबैक्स होते हैं, उनमें से एक ड्रॉबैक आप इसको भी कह सकते हो। तो अब ये देखते कैसे हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये हम देखते हैं। देखो सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना, वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे जाओ, यहाँ पे जो है सिंपली टाइप करो W3C वैलिडेटर। ठीक है, तो सबसे पहली वेबसाइट तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, W3C वैलिडेटर, validator.w3.org के नाम से यहाँ पे। ठीक है, और हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका W3C वैलिडेटर का टूल। ठीक है, देखो यहाँ पे एसईओ हम पूरा टूल बेस्ड होता है, हर चीज़ के लिए हम यहाँ पे टूल यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है एड्रेस डालो, मतलब कि जिसका भी तुम्हें ढूंढना है एड्रेस डालो। अब सपोज करो कि मेरी वेबसाइट का ये होम पेज है। ठीक है, हर पेज पे एरर होते हैं। ठीक है, जिस पेज का यूआरएल डालोगे उस पेज का एरर तुम्हें दिख जाएगा। अब सपोज करो फिलहाल तो मैं तुम्हें होम पेज का ही दिखा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे होम पेज की यूआरएल को यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने W3C वैलिडेटर पे एंड यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसमें करूँगा चेक। ठीक है, ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक करा तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि कुछ एरर्स और इन्फॉर्मेशन और कुछ वार्निंग्स। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट पे तुम्हें इस पेज पे तुम्हें दिखाई दे रही होंगे। ये बहुत माइनर माइनर से एरर्स होते हैं, कोई बहुत बड़े एरर नहीं होते। विद इन अ 10 सेकेंड एक एरर को ठीक करने में डेवलपर को लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम लाइन 1862 कॉलम नंबर 1 टू लाइन 1862 कॉलम नंबर 166। ठीक है, तो ये जो है कुछ इशू है, जो डेवलपर जो होगा ना वो देख के एक झटके में समझ जाएगा कि 1862 कॉलम जो है और 1862 कॉलम के 166 कॉलम एक से लेके 66 तक कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो वो इसको ठीक कर देगा, बट आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। बट आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो इस पेज का, जैसे तुम उसमें ना सबसे पहली एक्टिविटी लिखोगे, जैसे अब ना तुम वहाँ पे लिखना शुरू करोगे नंबर 1, तो नंबर 1 पे तुम लिखोगे W3C वैलिडेटर अपनी रिपोर्ट पे। ठीक है, अब W3C वैलिडेटर लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, सिंपली तुम्हें वहाँ पे होम लिखना है और होम के आगे ये वाला यूआरएल लगाना है। कौन सा वाला, ये वाला यूआरएल, क्योंकि ये होम पेज के एरर बता रहा है। ठीक है, तुम्हें सिंपली ये एरर लगाना है और ये एरर लगाने के बाद एक तुम इसका ना स्क्रीनशॉट जो है वहाँ पे लगा दोगे। किसका, ये एरर्स का। अब इतने सारों का तो तुम नहीं लगा सकते ना, तुम्हें सिंपली यहाँ पे बस काउंट कर लेना कि इस पेज पे कितने एरर हैं।
ठीक है, 211। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, सिंपली होम पेज के आगे तुम्हें ये यूआरएल लगाना है। ठीक है, अब ये यूआरएल लगाने से होगा क्या, देखो सिंपली जब डेवलपर तुम्हारी रिपोर्ट को पढ़ेगा तो इस यूआरएल पे वो जैसे ही क्लिक करेगा तो वो इस पेज पे आ जाएगा, और यहाँ पे आगे उसको दिख जाएगा कि यहाँ भी होम पेज पे ये एरर आ रखे हैं, और इनको फिर वो अपने अकॉर्डिंगली क्या करेगा, ठीक करेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से कोई दूसरा पेज है उसका देखना है, तो मैंने सपोज करो अबाउट अस के पेज का देखना है, तो मैंने क्या करा, अबाउट अस ओपन करा, और अबाउट अस के यूआरएल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे आके जो है इधर इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, ये मेरा अबाउट अस का, और मैं यहाँ पे इसको चेक कर देता हूँ, तो अबाउट अस के पेज पे मेरे जितने भी एरर्स होंगे ना वो निकल के आ जाएंगे। अब ये देखो, ये मेरा अबाउट अस का पेज है, इसके अंदर के एरर निकल के आएंगे। सर ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है इन्फो, ये भी एरर्स हैं? इसमें ग्रीन में जो लिखा हुआ है हाँ, ये देखो, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, ये ना छोटे मोटे एरर्स होते हैं जो मतलब कि टाइम से इनको ठीक कर लो। ठीक है, पहले इन एरर्स और वार्निंग पे फोकस करता है बंदा, फिर उसके बाद ये इन्फो पे करता है फोकस। ठीक है, ये भी आपके एरर ही कहलाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, हर पेज पे, अब जैसे अबाउट अस का पेज मैंने वहाँ पे लिखा अबाउट अस, और अबाउट अस पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके यूआरएल को कॉपी करके वहाँ लगा दूंगा। तो डेवलपर जैसे ही अबाउट अस के पेज पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही उसको वो यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा, और यहाँ आके फिर वो जितने भी एरर्स वगैरह हैं उनको क्या करेगा, ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब इसका उसमें कोई लेना देना नहीं होता, किसमें, वर्डप्रेस की वेबसाइट में आप इसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि हम ये, बट कोडिंग वोडिंग वाली जो वेबसाइट होती है या फिर डेवलपर होता है वो इसको ठीक कर देता है। तो अपने को सिर्फ क्या करना है, इस एक्टिविटी में सिर्फ वहाँ पे अपने को एरर दिखाने और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अब एस का तुम करोगे, एस के तुम्हें जितने भी पेज हैं, अभी सारे पेज नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 पेजों का चेक करो और अपनी रिपोर्ट में उसको डालो। तो अब जैसे अच्छा सर रिपोर्ट में वो नीचे क्या लिखोगे, W3C वैलिडेशन, पहले एक्टिविटी का नाम लिखोगे और उसके नीचे फिर करोगे। अच्छा सर, ये स्क्रीनशॉट लेके कैसे वर्ड पैड पे उस पे लगाएंगे? वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर रहे हैं तो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाओगे तो ऊपर देखो इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, इंसर्ट पे वहाँ पे इमेज का ऑप्शन आएगा। ठीक है सर, हाँ। वहाँ से उसको इंसर्ट कर देना। अभी तो फिलहाल तो 3-4 पेजों का सर्च करो। ठीक है, बाकी बाद में डालते रहना, क्योंकि अब अगर हम ऐसे चलते रहे तो बहुत डिले हो जाएगा।
सर ये जैसे मान लीजिए 70 80 70 80 एरर्स आए तो सारे ही मतलब स्क्रीनशॉट लेके उसको उसमें अटैच सारे करना नहीं कर पड़ेगा। सकते ना, ऐसे तो रिपोर्ट बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ ऊपर ऊपर के 8-10 जहाँ पे एरर दिखाई दे रहे हैं बस उतना उठा लो, बहुत है, इनफ है। ऐसे तो पता नहीं कितने स्क्रीनशॉट लग जाएंगे। सिर्फ ऊपर टॉप का ले लो बस। तो वहाँ पे लिंक तो लगा ही रहे हो ना उसका, हाँ बस तो डेवलपर अपने आप क्लिक करके आएगा उधर, वो अपने आप देखेगा कितने एरर हैं। जो जो एक्टिविटी बताता रहूँगा ना, एक जगह कहीं पे लिख लेना, क्योंकि याद नहीं रहता ना, इतनी एक्टिविटी हैं, बाद में पूछूंगा कितनी हो गई कितनी रह गई। ओ, लाइट चली गई यार। सर ये रिपोर्ट में लगाने के स्क्रीनशॉट हाँ। एरर लिखते सर, पहले एरर लिखना पड़ेगा हेडिंग में। देखो
हेडिंग में कुछ नहीं, जिस पेज का है, जैसे पहले लिख दो W3C वैलिडेशन, एक्टिविटी का नाम, फर्स्ट नंबर। उसके नीचे डाल दो होम, होम के आगे ये लिंक डाल दो, होम पेज, ये वाला जो लिंक है ना होम पेज वाला, इस लिंक को वहाँ पेस्ट कर दो ओके और नीचे जो है स्क्रीनशॉट लगा दो, ओके। बस।
हो गया? सर 5 पेज हो गए। अरे बस बस इनफ है यार, अभी इतने ही करो, ये तो वो हो जाएगा। बाकी के अपने आप करना, घर होमवर्क है, समझ लो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे छोड़ो, नेक्स्ट एक्टिविटी को देखो। देखो अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी तुम्हारी रहेगी, वो है हमारा यहाँ पे URL स्ट्रक्चर। ठीक है, URL स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो URL स्ट्रक्चर के अंदर देखो, समझने वाली बात यह है कि दो टाइप के URL बनते हैं हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, एक तो होता है आपका स्टैटिक URL और एक होता है आपका डायनामिक URL। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है स्टैटिक URL और डायनामिक URL में? देखो, कोई भी जब तुम कोई सा भी पेज का तुम URL देखते हो, तो अगर उस URL में तुम्हें सिर्फ हाइफिन्स नज़र आए, हाइफिन का मतलब क्या है, ये जो डैश होता है उसको हाइफिन बोलते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, स्टैटिक URL होगा। और अगर किसी भी URL पे तुम्हें स्पेशल कैरेक्टर नज़र आए, स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि @ या फिर नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 से जितना भी हो गया, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर हो गया, ठीक है, हैश हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। अगर किसी भी URL पे तुम्हें ये स्पेशल कैरेक्टर नज़र आए, तो वो URL कौन सा होता है, डायनामिक URL होता है। और अगर किसी URL पे सिर्फ तुम्हें ये हाइफिन नज़र आए, हाइफिन के अलावा कोई और दूसरा स्पेशल कैरेक्टर नहीं नज़र आना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, आपका स्टैटिक हो जाता है। ये क्लियर है डायनामिक और स्टैटिक की पहचान कैसे होती है? किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाइपिंग में डाउट है। किस पे? हाइपिंग। अरे हाइफिन इसको बोलते हैं यार, ये डैश नहीं होता, जो डैश, इसको हम हाइफिन सर बोलते हैं। इसमें सिर्फ डैश का निशान होगा, बाकी जो इतने भी सारे वो होंगे तो ये हाँ, डायनेमिक है। अगर किसी दो दो वर्ड्स के बीच, देखो बेसिकली क्या होता है, जब URL हम लिख बनता है ना, तो उन पे URL पे जैसे दो वर्ड है, जैसे सपोज करो ये A और ये B है, इन दोनों के वर्ड पे सपोज करो डिजिटल मार्केटिंग है, तो यहाँ पे डिजिटल डैश मार्केटिंग तुम्हारे URL पे इस तरीके से लिखा जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, क्या होता है, ये डैश होता है। अगर यहाँ पे डैश के अलावा @ या फिर कोई नंबर 1 2 3 4 या फिर हैश कुछ इस तरीके से इसके बदले मिलता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा डायनेमिक URL हो जाता है। सिंपल, क्योंकि जब भी हमारा URL बनता है ना, तो हमारे URL पे जो है हर वर्ड के बाद ये डैश लगता है, यानी कि इसको हम हाइफिन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? जहाँ सिर्फ हाइफन हो वो स्टैटिक है, और अगर अदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ गए तो वो डायनेमिक्स होगा, है ना? हाँ, ठीक है, अब इसका, अब ये समझ में आ गया, हाइफिन जहाँ पे लग गया वो स्टैटिक URL हो जाएगा। अगर हाइफिन के अलावा कुछ भी हो स्पेशल कैरेक्टर, वो सारा डायनेमिक के अंदर आ जाएगा। ये क्लियर है, डायनेमिक और पहचान लोगे हाइफिन और मतलब ये स्टैटिक और डायनेमिक URL में डिफरेंस। हाँ। हम्म। अब बात करते हैं हम SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम्हारा स्टैटिक URL है, दैट मीन्स एकदम करेक्ट है। अगर तुम्हारा कोई भी URL, वेबसाइट का कोई भी URL की बात कर रहा हूँ मैं, वो डायनामिक दिख रहा है, तो वो क्या है, वो गलत है। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये सिंपल सी बात है। देखो, कोई भी दो वर्ड्स हैं, जो हाइफिन होता है वो दो वर्ड्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट करता है, और जो स्टैटिक URL होते हैं वो, उसमें हाइफिन लगता है। हाइफिन दो वर्ड्स के बीच के स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर अगर तुम्हारे URL पे हाइफिन लगे के अलावा स्पेशल कैरेक्टर लगे हैं, वो लोग क्या, वो स्पेशल कैरेक्टर क्या करते हैं, दो वर्ड्स के गैप को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि गूगल के बॉट के लिए स्टैटिक URL क्या होता है, ईजी टू रीड होता है, और डायनामिक URL डिफ़िकल्ट हो जाता है रीड करना।
ठीक है। तो अब तुम खुद सोचो ना, अगर मैं तुम्हें एक पैराग्राफ लिख के दूँ और उस पैराग्राफ में मैं कहीं पे भी कोई स्पेस ही ना मारूँ, इन द के बीच में कुछ स्पेस ना मारूँ, बस कंटिन्यू बेसिस पे लिखता रहूँ, क्या तुम उस पैराग्राफ को रीड कर पाओगे? बताओ। नो सर। नहीं सर, नहीं कर पाओगे ना। डिफिकल्टी होगी। तो उसी तरीके से गूगल का बॉट है भाई, उसके उस देखो मैंने तुम्हें क्या बोला, वो बॉट है, वो प्रोग्राम है, उसमें जो समझाया गया उसको वही समझ में आएगा। उसको पता है कि हाइफिन का मतलब है गैप, ठीक है। और अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा हुआ है तो वो गैप को पढ़ ही नहीं पाएगा, यानी कि वो तुम्हारे यूआरएल को नहीं पढ़ पाएगा। तो अगर वो तुम्हारे यूआरएल को नहीं पढ़ पाएगा तो क्या वो आगे कंटिन्यू करेगा तुम्हारी वेबसाइट को? नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका सिंपल सा मतलब ये समझ लो, जो स्टैटिक यूआरएल होते हैं वो गूगल के बॉट के लिए इजी टू रीड होते हैं, और डायनामिक यूआरएल जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट टू रीड होते हैं, मतलब उसको डिफ़िकल्टी होती है डायनामिक यूआरएल्स को रीड करने में, ठीक है। तो सर अब देखो, सारे ऑलमोस्ट सारे यूआरएल तो स्टैटिक ही होते हैं, डायनेमिक्स तो ऐसा कुछ कभी ऐसा दिखा नहीं नहीं। होता, वो तुम्हें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम वर्डप्रेस की वेबसाइट पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब सबसे पहले समझो, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारी वेबसाइट के सारे यूआरएल्स को चेक करना है और उनको देखना है कि कौन से डायनामिक है, कौन से यूआरएल है, ठीक है। अब देखो, तुम्हें क्या करना है सिंपली, अगर कोई यूआरएल सारे स्टैटिक हैं तो तुम कुछ नहीं, यूआरएल स्ट्रक्चर सेकंड पॉइंट लिखोगे अपनी रिपोर्ट के नीचे, वहीं से नीचे कंटिन्यू करोगे, सेकंड नंबर पे तुम यूआरएल स्ट्रक्चर लिखोगे। सारे अगर तुम्हारे स्टैटिक फॉर्म में है तो कुछ नहीं, सिंपली वहाँ लिख दो ऑल यूआरएल्स आर इन स्टैटिक फॉर्म, ठीक है, सिंपल। अगर तुम्हें कुछ यूआरएल डायनामिक मिल रहे हैं तो सिंपल सा है, तुमको वहाँ पे लिखना है डायनामिक यूआरएल। डायनामिक यूआरएल पे जितने भी जिस जिस पेज का भी यूआरएल तुम्हें डायनामिक दिख रहा है, पेज के नाम के साथ वो यूआरएल वहाँ पे तुम डाल दो, ठीक है। और नीचे सजेशन, हमेशा एक्टिविटी के नीचे सजेशन जरूर लिखोगे। सजेशन में वहाँ पे तुम डेवलपर को क्या बोलोगे, दीज ऑल आर डायनामिक यूआरएल्स, प्लीज कन्वर्ट दिस इनटू स्टैटिक यूआरएल, मतलब कि ऊपर के जो यूआरएल है वो सारे डायनामिक है, इनको स्टैटिक में चेंज कर दो। और उसको सजेस्ट कर दो कि जो भी स्पेशल कैरेक्टर है उनको हटा के हाइफिन यूज़ करो प्लीज़। तो वो ऑटोमेटिकली जो डेवलपर है वो क्या कर देगा, हाइफिन वगैरह लगा देगा वहाँ पे, ठीक है। अब यार देखो, तुम्हें क्या लग रहा है कि डेवलपर को नहीं पता होंगी चीज़ें? सब पता होता है डेवलपर को, बट स्टिल वही है कि तुम्हारा काम है एसईओ करने का, उसका काम है ठीक करने का, तो तुम्हें वो सब उसको बताना पड़ेगा, वो अपने आप से नहीं करेगा चीज़ों को, ठीक है। यस सर। सो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी वेबसाइट जो एस की वेबसाइट है उसके सारे पेजेस को ओपन करो एक एक करके, और देखो कि कितने स्टैटिक है और कितने यूआर वो है। अब देखो पहले इसको देख लो, इसको ठीक कैसे करते हैं। देखो कोडिंग की वेबसाइट में तो सिंपली मैंने तुम्हें बताया कि भाई कोडिंग में तो सब कुछ हमें देना पड़ेगा उसको, डेवलपर को, वो अपने आप ठीक करेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, हमें तो ये देखना है कि वर्डप्रेस पे कैसे ठीक होता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस की। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है आपके। एक सेकंड रुको यार, मेरी स्क्रीन का मेरा खुद ही नहीं चल रहा है यार, चल गया, कल पता नहीं दिक्कत दे रहा था। तो अब यहाँ पे देखो, इसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे वो देख लो। देखो कोडिंग की वेबसाइट होगी तो रिपोर्ट पे लिख के डेवलपर को दे देना, ये उसका काम है, वो अपने आप ठीक करेगा। अगर यही इशू तुम्हें वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आते हैं तो उस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, देखो अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने जब तुम्हारी वेबसाइट बनानी स्टार्ट की थी तो उसी समय मैंने तुम्हें सेटिंग्स, एक सेटिंग बताई थी, अगर तुम्हें याद होगा हाँ तो। हाँ। हम मैंने तुम्हें बताया था सेटिंग के अंदर तुम्हें क्या करना है, सीधे परमा लिंक के अंदर आना है, और परमा लिंक के अंदर मैंने तुम्हें पोस्ट नेम सेलेक्ट करवाया था। अब हाँ तुम खुद देखो, इसमें से कौन सा, ये सारे यूआरएल बन रहे हैं ना, इसमें से तुम खुद बताओ कि कौन सा स्टैटिक है और कौन सा डायनामिक है। देखो खुद देख के बताओ कौन से डायनामिक है और कौन सा स्टैटिक है। प्लेन वाला सर डायनेमिक है, और फिर पोस्ट वाला स्टैटिक है। पोस्ट वाला स्टैटिक है, कौन सा, स्टैटिक। पोस्ट नेम वाला। तो मैंने तुम लोगों की सेटिंग चेंज करवाई होगी, मैंने तुम्हें पोस्ट नेम से सेव करवाया होगा, ठीक है। तो अगर तुमने पोस्ट नेम से सेव किया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारी वेबसाइट पे जितने भी तो यूआरएल बने होंगे ना, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्टैटिक फॉर्म में चले जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आके सिर्फ इसकी सेटिंग को चेंज कर देना है, यहाँ पे आके सर पोस्ट डे नेम को एंड सिलेक्ट कर देना है।
सर डे एंड नेम भी तो स्टैटिक है, तो फिर ये क्यों नहीं चूज किए हम लोग? डे एंड नेम आपको कहाँ से स्टैटिक दिखाई दे रहा है? कहाँ से स्टैटिक दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिखाई दे रही? अच्छा, यस सर। ध्यान से देखो, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली पोस्ट नेम पे उसको सेलेक्ट कर दोगे तो जितने भी यूआरएल है वेबसाइट के वो सारे ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, तुम्हारे स्टैटिक। स्टैटिक फॉर्म में बन जाएंगे। सिंपल, वर्डप्रेस में ऐसे हो जाता है, सिंपल, ठीक है। तो अब जो है फटाफट से उसका देखो, मैं 1 मिनट में आया। फटाफट से जो है वो करो, एच डी टी के सारे यूआरएल। लिंक चेक करो, कितने स्टैटिक है कितने डायनामिक है, ठीक है। अगर सारे स्टैटिक हैं तो बस रिपोर्ट पे लिख दो ऑल यू आर एल आर स्टैटिक। और अगर कुछ डायनामिक मिल रहे हैं तो वहाँ पे जाके सीधे डायनामिक वो यू आर एल कौन से पेज का नाम लिखो और उसके आगे उसके यू आर एल को पेस्ट कर दो और सजेशन में डाल दो, ठीक है। मैं 1 मिनट में आया।
चेक कर लिए? हाँ सर, इसमें तो कोई डायनेमिक नहीं दिखा। सब स्टैटिक है। हाँ तुषार प्रियांशु, तुम भी देख रहे हो कि बैठे हो स्क्रीन के पीछे चुपचाप? यस सर, सारा स्टैटिक है सर। सर, कोर्स वाला जो है ये जैसे लग रहा है ये कस्टम लिंक है, तो इसके लास्ट में हैज आ जा रहा है, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे हम? हम्म जो कोर्स वाला पेज है उस पे क्लिक करने पे एक हैज आ जा रहा है लास्ट में, ये कस्टम लिंक है ना, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? स्क्रीन शेयर करो, समझा नहीं मैं। उसको कुछ भी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लिंक क्लिकेबल ही नहीं है। हाँ यही वाला इस। हाँ, ये कस्टम लिंक होगा ना, इस ये चल जाएगा। कस्टम लिंक में एक्चुअली हैश ही लगता है। हैश का मतलब यही होता है कि ये अनक्लिकेबल है। तो इससे मतलब कोई इससे कोई इसको दिक्कत नहीं मतलब है, क्योंकि वो कोई पेज नहीं है ना, वो तो ठीक एक है। सिर्फ कस्टम लिंक है, वो कोई पेज नहीं है। चलो एक और एक्टिविटी हम करेंगे, जिसका नाम है robots.txt। ठीक है, अब देखो robot.txt के अंदर क्या करना होता है। देखो robot.txt का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो हमारी वेबसाइट में ना कुछ फाइल्स ऐसी होती है जिसको हमें क्या करना होता है, हमें इंडेक्स नहीं करवाना होता। क्या नहीं करवाना होता? इंडेक्स नहीं करवाते। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो कि तुम्हारी ई सर कॉम स्क्रीन विजिबल नहीं है आपके। जैसे सपोज करो कि ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ठीक है, अब ई कॉमर्स की वेबसाइट में पेमेंट से रिलेटेड भी कुछ पेजेस होंगे, है ना। अब जैसे बात करो अगर मैं IRCTC की, तो कितनी पेमेंट होती है उसके अंदर। ठीक है, तो अब कुछ पेजेस, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो हम ना गूगल को नहीं दिखाना चाहते, ना ही इंडेक्स करवाना चाहते हैं, सिक्योरिटी रीजन से। ठीक है, तो कुछ गूगल को हमारी वेबसाइट में कुछ पेज या फिर कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते कि गूगल उनको देखे और उनको क्रॉल करे। तो ऐसी फाइलों को हम क्या करते हैं, robo.txt के थ्रू क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। क्या करते हैं, हम इंडेक्सिंग के लिए उनको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करो तुम्हारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। ठीक है, हाँ अब इंडेक्स होने का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो पेज है वो गूगल के सर्च इंजन पे दिखाई दे। अगर मैं बात करूं तुम्हारी वेबसाइट पे, सपोज करो मैं यहाँ पे टाइप करूं, अगर मैं अपने डोमेन का नाम टाइप करूं xyz.com/wp-admin, जब हम ये टाइप करते हैं तो क्या होता है, ये क्या होता है जब हम xyz.com/wp-admin ये टाइप करते हैं तो क्या होता है? वो हमें डैशबोर्ड खुल के आता है वर्डप्रेस का। डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। ठीक है, अब सपोज करो कि तुम्हारी वेबसाइट का डैशबोर्ड ही गूगल ने इंडेक्स कर दिया। भाई अगर मैं इस यूआरएल की बात करूँ, ये है तो तुम्हारा यूआरएल ना। देखो, हाँ जहाँ पे भी तुम्हारा डोमेन नेम आ जाता है, देखो हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा डोमेन नेम होता है स्लैश, उसके बाद का जो पार्ट होता है वो सारा का सारा पार्ट स्लग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लग। ठीक है, अब तुम अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज को ओपन कर लो, तुम्हारा डोमेन नेम तो हमेशा रहेगा स्लैश, उसके बाद अलग अलग पेज पे अलग अलग स्लग दिखाई देगा तुम्हें। ठीक है, बट तुम्हारा ये यूआरएल हमेशा दिखाई देगा डोमेन नेम। तो जब तुम WP एडमिन खोलते तो यहाँ भी तो तुम्हारा ये तुम्हारा डोमेन नेम आता है।
तो एक तरीके से ये भी तो तुम्हारे ही पेज का यूआरएल है ना, क्योंकि तुम्हारा यूआरएल आ रहा है इसके अंदर, तो ये भी तो तुम्हारी पेज का यूआरएल है। और अगर गूगल सपोज करो मैंने टाइप कर दिया XY तुम्हारा डोमेन नेम /wp एडमिन टाइप कर दिया, और अगर ये गलती से गूगल ने इसको इंडेक्स कर दिया, तो कोई भी ये टाइप करेगा तो उसको तो सीधे तुम्हारा डैशबोर्ड दिख जाएगा, वहां पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो हमें उसको ब्लॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो हमारा WP एडमिन वाला पेज है उसको ब्लॉक करना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे पेजेस हमारी वेबसाइट पे, कई पेजेस ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते कि गूगल का बॉट उनको इंडेक्स करके लोगों को दिखाए, ठीक है। तो ऐसे पेजेस को ब्लॉक करने के लिए हम robots.txt का यूज करते हैं, ठीक है। अब कोई सा भी पेज उसको ब्लॉक करते कैसे हैं हम वो देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं कोडिंग का बता रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें वर्डप्रेस का बताऊंगा। कोडिंग में किस तरीके से करते हैं वो देख लो। कोडिंग की वेबसाइट पे तुम्हें अब यहाँ पे ना थोड़े बहुत ना छोटे मोटे कोड्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं यूज़र एजेंट, ठीक है, उसके बाद कॉलर, और उसके बाद यहाँ पे स्टार, ठीक है, स्टार। अब ये स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब क्या होता है, जो भी हम अब आगे कमांड देंगे, मतलब जो भी पेज हम ब्लॉक करेंगे वो सारे बॉट्स के लिए अवेलेबल होगा। मतलब भाई गूगल के अलावा और भी तो बहुत सारे बॉट्स हैं, बिंग है, बैदू है, कितने सारे सर्च इंजन हैं, उनके सबके पास अपने अपने बॉट्स हैं, है ना। तो भाई अब हो सकता है कि भैया गूगल के अलावा कोई दूसरा बॉट तुम्हारी वेबसाइट पे आ जाए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टार लगाना है। स्टार का मतलब होता है ये सारे बॉट्स के लिए वर्क करेगा, मतलब जो भी पेज मैं ब्लॉक करने जा रहा हूँ वो सारे बॉट्स के लिए ब्लॉक होगा। और अगर तुम्हें सिर्फ गूगल के लिए करना तो यहाँ से स्टार हटा के यहाँ पे तुम गूगल लिख दो, तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ गूगल गूगल के लिए हो जाएगा, ठीक है। बट सारे ही बॉट क्या होते हैं, हमें सारे बॉट को क्या करना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं स्टार डाल दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, डिसअलाउ, ठीक है, डिसअलाउ कॉलन। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली तुम्हें उस पेज का स्लग लगा देना है जिस पेज को तुम्हें ब्लॉक करना है। सपोज करो कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे कॉन्टैक्ट अस के पेज को गूगल जो है वो क्या करे, इंडेक्स करे, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज के स्लग को लगा दोगे। स्लग पता है ना अब क्या होता है, जो तुम्हारा यूआरएल स्लैश के लोकेशन बाद है वाला। उसके स्लैश के बाद का जो पार्ट होता है सारा स्लग कहलाता है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज के स्लग को यहाँ लगा दो, तो तुम्हारा कॉन्टैक्ट अस का पेज क्या हो जाएगा, वो गूगल के लिए ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, robots.txt अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। अब तुम्हें ये चेक करना है कि किसी की वेबसाइट पे robots.txt लगा है कि नहीं लगा, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली देखो कोई भी वेबसाइट है उस पर आओ, जैसे मेरी वेबसाइट है, ठीक है, होम पेज पे आओ। होम पेज पे आने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, जो भी यूआरएल होगा ना तो उसके आगे तुम्हें सिर्फ स्लैश robots.txt लगाना है, robots.txt लगाना है और एंटर करना है, ठीक है। तो जैसे ही तुम यहाँ पे robot.txt लिखोगे तो यहाँ पे देखो डिसअलाउ WP एडमिन, ठीक है। इसने क्या कर रखा है, मैंने क्या कर रखा है, WP एडमिन का पेज जो है वो क्या कर रखा है, यहाँ पे डिसअलाउ कर रखा है, देख रहे हो, ठीक है। अब ये तो मेरी पेज में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें लेके चलता हूँ IRCTC की वेबसाइट पे, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जहाँ होती है IRCTC, करोड़ों की ट्रांजैक्शंस होती है एक दिन में। अब देखो इस वेबसाइट पे देखते हैं हम robots.txt लगा है कि नहीं लगा हुआ, ठीक है। इसका होम पेज खोलना पड़ेगा, होम पेज ही खोलना है तुम्हें, ठीक है। इसका बार बार बुकिंग वाला पेज ओपन हो जा रहा है। इधर ये लोगों पे राइट साइड में इधर क्लिक करने पे शायद खुल गया। इन्होंने तो अपना होम पेज ही पता नहीं क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, इसको छोड़ो। ये होम का आइकन है सर, आइकन है यहाँ पे छोटा सा होम का। खुल नहीं रहा ना उस पर क्लिक करके भी।
कोई नहीं, मैं तुम्हें फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे दिखा देता हूँ। बात एक ही है। जैसे अमेज़ोन है, ठीक है, ये अमेज़ोन की वेबसाइट ओपन हो गई। अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली amazon.in है, इसके आगे स्लैश robots.txt लगाना और एंटर मारना है। अरे txt लगाना था, मैंने क्या लगा दिया। देखो robot.txt लगाया, यूज़र एजेंट, उसके बाद इन्होंने देखो कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कर रखी हैं, डिसअलाउ कर रखी हैं। देख रहे हो, डिसअलाउ 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 डिसअलाउ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी क्या कर सकते हो। अब देखो आपकी वेबसाइट तो वर्डप्रेस की, आपको तो सिंपली अपना सिर्फ WP एडमिन वाला पेज क्या करना है, वो डिसअलाउ करना है। ठीक है, ताकि उसको गूगल इंडेक्स ना कर दे। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। तुम्हें यहाँ पे आना है अपने वर्डप्रेस पे। ठीक है, सारे अपने वर्डप्रेस पे आ जाओ फटाफट से। और एक प्लगइन है जिसको तुम लोगों को इंस्टॉल करना है। ठीक है, उस प्लगइन का नाम है ऑल इन वन एसईओ। ठीक है, यहाँ पे सर्च पे आओ, सर्च पे आने के बाद ऑल इन वन टाइप करो। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ पे देख लो स्क्रीन पे, ऑल इन वन एसईओ बेस्ट वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन। सिंपली इसको इंस्टॉल करो और एक्टिवेट करो। इसको इंस्टॉल कर दिया और इसको कर दो एक्टिवेट। ठीक है, अब इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद तुम लोग देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे तुम्हारा ऑल इन वन एसईओ की ना सेटिंग आ रही होगी। ठीक है, बहुत सारी। ठीक है, यहाँ पे नीचे तुम्हें ऑल इन वन एसईओ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे तुम ऑल इन वन एसईओ के अंदर आओगे, तुम आओगे टूल्स के अंदर। तो टूल्स के अंदर जब तुम आओगे ऑल इन वन एसईओ के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें टूल्स के अंदर ही सबसे पहले robot.txt दिखाई देगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इनेबल मतलब ओपन हो जाता है। तुम इसको क्या कर सकते हो, बंद, मतलब कि तुम्हें ये क्या करना, ओपन करना है। वैसे तो तुम जैसे ही प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हो ऑल इन वन एसईओ का, तुम्हारा ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। ठीक है, इनेबल होने का मतलब क्या है, इसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या करा, मेरे WP एडमिन वाले पेज को, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया, मतलब कि ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें अपना कोई रूल बनाना है। जैसे सपोज करो मुझे कॉन्टैक्ट अस के पेज को ब्लॉक करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड रूल पे क्लिक करूँगा तो नीचे रूल आ जाएगा। तो सबसे पहले यूज़र एजेंट पे क्या करना है, मुझे यूज़र एजेंट में मुझे स्टार। स्टार लगाना है। अगर तुम्हें सिर्फ गूगल के लिए करना है तो तुम गूगल लिख दो यहाँ पे सिंपली। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इस लिंक को क्या करना है, डिसअलाउ करना है, तो मैं डिसअलाउ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्लग लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ब्लॉग मेरी अपनी वेबसाइट पे आऊँगा। ठीक है, और मैं सपोज करो अबाउट अस के पेज को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली इसका जो स्लग है ना, ये अबाउट अस, सिंपली इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे रोबोट डॉट टीएक्सटी इसलिए लगाते हैं कि वो क्रॉल ना करे, इंडेक्स ना करे, है ना। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपली अबाउट अस मैंने यहाँ पे उठा लिया और यहाँ पे कर दिया इसको ऐड रूल। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको वो करा, सॉरी ऐड रूल नहीं करना, ये यहाँ पे मैंने डाल दिया। ये डालने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेव चेंजेस। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको सेव करा तो तुम यहाँ पे नीचे देखोगे भी डिसअलाउ अबाउट अस, मेरा अबाउट अस का पेज डिसअलाउ भी हो रखा है। और अगर तुम्हें चेक करना है तो तुम सिंपली वेबसाइट पे भी जाके दोबारा से robot.txt जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेरा होम पेज है, स्लैश मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ robots.txt और एंटर मारता हूँ। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देखोगे मेरा अबाउट अस का पेज क्या हो रखा है, यहाँ पे डिसअलाउ हो रखा है, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है तुम्हारी जो, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, मैं तो जस्ट तुम्हें बताने के लिए मैंने किया था। इसको हटाना है तो जस्ट यहाँ से डिलीट मारो और सेव कर दो, हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, अपने किसी भी पेज को ब्लॉक मार सकते हो। और अगर तुम्हें कोडिंग की वेबसाइट में करना है तो कोडिंग की वेबसाइट में तुम्हें पहले यूज़र डैश एजेंट करके पहले वो बनाना है। उसके बाद नीचे
डिसअलाउ करके जो भी पेज है उसके स्लगों को वहाँ पे ऐड ऑन डिसअलाउ, नीचे डिसअलाउ करके पेजों के स्लगों को ऐड कर दो और वो डेवलपर को दे दो, डेवलपर अपने आप लगा देगा कि किन किन पेजों को ब्लॉक करना है। सिंपल। सर ये ऑटोमेटिक जो है इसमें दिया हुआ है, इसको चेंज नहीं कर सकते? इसमें एक को अलाउ किया हुआ है, wp-admin/admin/ajax.php। हाँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। ये रूल्स देखो, इसको तुम एडिट वेडिट नहीं कर सकते, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको वो कर लेता है। जैसे तुम इसको ऑन कर दोगे WP एडमिन तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्लॉक हो जाएगा। उसके अलावा अगर तुम्हें किसी पेज को करना तो वो तुम कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए सिर्फ यही 3 एक्टिविटी, बाकी की एक्टिविटी कल कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ robo.txt में। तुम्हारी वेबसाइट में तो सिंपली तुम उसको ऑन कर दो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा WP एडमिन पेज ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, हो गया? कर लोगे ना इसको? तो हाँ सर, हो गया। इसकी जो रिपोर्ट है इसको तैयार कर लेना, जो भी 3 एक्टिविटी बताई हैं, और यही रिपोर्ट सेम अपना वेबसाइट की भी बनाओ एक। आगे चल के कहीं जॉब पे जाओगे, कम से कम दिखाओगे तो सही, ये मेरी रिपोर्ट है वेबसाइट की, मैंने बनाई है अपनी वेबसाइट की रिपोर्ट, तुम्हें काम आएगी वो। ठीक है, तो एक दूसरी तरफ से अपनी वेबसाइट के लिए भी रिपोर्ट बनाते रहो। क्लियर है? बाकी कल हम कंटिन्यू करेंगे बाकी के जो चीज़ें हैं। ठीक है, छुट्टी उट्टी कोई मत मानना, डेली बेसिस पे क्लास लो अपनी 10-12 दिन कंटिन्यू। ठीक है, सर इसमें robot.txt के लिए मतलब कैसे चेक करेंगे? उसको सिंपल जाके चेक कर लेंगे और उसमें सारा लिख देंगे रिपोर्ट में। रिपोर्ट पे तो robo.txt तुम्हें लगाना है तो तुम्हें वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भैया robo.txt के कोड बनाने पड़ेंगे। robo.txt यूज़र डैश एजेंट लिख के कॉलन लिख के स्टार दबाओ और नीचे डिसअलाउ करके जो जो पेज हैं उनको स्लग के साथ वहाँ पे डाल दो बस, और वो दे दो डेवलपर को, वो अपने आप करता रहेगा। ठीक है, हाँ चलो मिलते हैं कल। सर, थैंक यू सर।